हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी जोन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 16 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। यह इस पाठ का 5वां पाठ है और इस वीडियो में हम बात करेंगे संपोषित प्रबंधन क्या होता है और संपोषित विकास की मूल अवधारणा क्या है। वन्य जीव और इनका संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं तथा ऑल पर क्लिक करें और दोस्तों वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संपोषित प्रबंधन क्या होता है। तो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित एवं नियमित करने वाला वह प्रक्रम या तंत्र या फिर विधि जो पर्यावरण को प्रभावित या असंतुलित किए बिना संसाधनों की अगली पीढ़ी हेतु सतत उपलब्धता सुनिश्चित करता है, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन कहलाता है। कहने का अर्थ यह है दोस्तों, संपोषित जो प्रबंधन है वह ऐसा प्रक्रम है या ऐसा तंत्र है या फिर आप कह सकते हैं ऐसी विधि है जो पर्यावरण को प्रभावित या असंतुलित किए बिना, पर्यावरण को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना, असंतुलित किए बिना संसाधनों की ऐसी प्रबंधन करता है, संसाधनों का ऐसा संरक्षण करता है कि जो संसाधन है वो अगली पीढ़ी हेतु सतत यानी लगातार उपलब्ध रहे। तो इस तंत्र को, इस विधि को हम क्या कहते हैं? संपोषित प्रबंधन कहते हैं। संसाधनों का इस तरह उपयोग किया जाना चाहिए कि वर्तमान प्रगति में कोई बाधा भी उत्पन्न न हो। संसाधन जो हैं उनका ऐसा उपयोग करना चाहिए कि वर्तमान में उनकी जो है आवश्यकता कम ना हो, उनकी कमी ना हो, उनकी प्रगति में कोई बाधा ना हो एवं इनकी भविष्य में उपलब्धता भी बनी रहे और इनका जो है उपलब्धता, इनकी उपयोगिता, इनकी आवश्यकता जो है वो भविष्य के लिए भी बनी रहे। इस प्रकार हमें संसाधनों का क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। तो यह विधि जो है यह संपोषित प्रबंधन कहलाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको संपोषित प्रबंधन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं संपोषित विकास की अवधारणा क्या है। संपोषित विकास जो किया जाता है वो किस अवधारणा पे किया जाता है? तो विकास की इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्राकृतिक तंत्र तथा उसकी उत्पादकताओं को लंबे समय तक पर्यावरण को कोई हानि पहुंचाए बिना बनाए रखना है। विकास की जो यह प्रक्रिया है इसका उद्देश्य प्राकृतिक तंत्र तथा उसकी उत्पादकताओं को लंबे समय तक पर्यावरण को कोई हानि पहुंचाए बिना बनाए रखना है। वर्तमान मानव पीढ़ी की विवेकपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए आगामी पीढ़ियों की आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना ही संपोषित विकास की अवधारणा का मूल आधार है। इसकी अवधारणा का मूल आधार क्या है कि संसाधन जो है उनकी ऐसी व्यवस्था की जाए, उनका ऐसा संरक्षण किया जाए, उनका ऐसा प्रबंधन किया जाए कि वे आगामी जो आने वाली पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और इसके साथ साथ वर्तमान मानव पीढ़ी की विवेकपूर्ण आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सके। तो यह मूल अवधारणा संपोषित विकास की है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि संपोषित विकास की जो मूल अवधारणा है वो क्या है। दोस्तों, आपने संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित ऐसे बहुत से आंदोलन के बारे में, आज हम इस वीडियो में एक आंदोलन के बारे में बात करेंगे जो कि संसाधनों या
पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसका नाम है चिपको आंदोलन। आंदोलन गढ़वाल के रेनी नाम के गांव में हुआ था। वहां की महिलाएं उसी समय वन पहुंच गई जब ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने लगे थे। सरकार ने ठेकेदार को चुना और ठेकेदार ने क्या किया, अपने आदमी वृक्ष काटने में लगा दिए। तो उस समय गांव में पुरुष नहीं थे, पुरुष कहीं रोजगार के लिए गए थे। तो उस गांव की जो महिलाएं थी उस समय वन पहुंच गई और पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई और ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोक लिया। वहां की महिलाओं ने पेड़ों से चिपक गई और वृक्षों को काटने से ठेकेदार के जो आदमी थे उनको रोक दिया। और यह आंदोलन जो है तीव्रता से बहुत से समुदाय में फैल गया और धीरे धीरे यह आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ता गया और सरकार को वन संसाधनों के उपयोग के लिए प्राथमिकता निश्चित करने पर पुनः विचार करने पर मजबूर कर दिया। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण के बारे में बात करते हैं, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का एक उदाहरण। पश्चिम बंगाल वन विभाग ने 1972 में स्थानीय लोगों को शामिल करके नष्ट हो रहे साल वृक्षों के वनों को पुनर्जीवित करने के लिए एक असाधारण योजना को प्रतिपादित किया। पश्चिम बंगाल का जो वन विभाग है उन्होंने क्या किया कि 1972 में वहां के जो स्थानीय लोग थे उनको शामिल करके एक समूह बनाया और वह समूह जो था वन में नष्ट हो रहे साल वृक्षों के वनों को पुनर्जीवित करने के लिए एक असाधारण योजना को प्रतिपादित किया। इसका आरंभ मिदनापुर जिले के आराबड़ी वन श्रृंखला में किया गया और इसका जो आरंभ था, यह योजना जहां से शुरू हुई वो मिदनापुर जिला के आराबड़ी वन श्रृंखला से शुरू हुआ। इसके लिए वन अधिकारी AK बनर्जी ने अत्यधिक नष्ट हो रहे साल के वन के 1272 हेक्टेयरों की सुरक्षा में वन के आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीणों को शामिल किया। वन अधिकारी जो थे AK बनर्जी ने उन्होंने क्या किया, 1272 हेक्टेयरों की सुरक्षा के लिए आसपास के जो ग्रामीण लोग थे उनको भी शामिल किया। इसके लिए ग्रामीणों को वन की देखभाल के लिए रोजगार मिला और इसके साथ उन्हें उपज का 25% भाग भी दिया गया। तो इस प्रकार जो है पश्चिम बंगाल वन विभाग सरकार ने वन प्रबंधन में अपनी एक भागीदारी दिखाई और यह भागीदारी जो थी यह एक उदाहरण के तौर पे प्रसिद्ध हो गई। अब हम बात करते हैं वन्य जीव और इनका संरक्षण किस प्रकार किया जाए और क्यों किया जाए। वन जो है वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करता है जिनका व्यापारिक लाभ के लिए अवैध शिकार किया जाता है और वन्य जीवों का जो है व्यापारिक लाभ के लिए अवैध तरह से इसका शिकार किया जाता है। वन्य जीवों को उनकी त्वचा, दांत, फर, पंख, शल्क आदि के लिए मारा जा रहा है और इनका उपयोग अनेक उत्पादों के व्यापारिक उत्पादन में किया जाता है और त्वचा, दांत, फर, पंख जो है इनका उपयोग अनेक उत्पादों के व्यापारिक उपयोग में किया जाता है। इस कारण खाद्य श्रृंखलाएं प्रभावित होती है तथा परितंत्र का पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ जाता है और इसलिए वन्य जीव एवं इनका संरक्षण जो है बहुत ही जरूरी है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं वन्य जीवों के संरक्षण के उपाय। आप किस उपाय से वन्य जीवों का संरक्षण कर सकते हैं। तो वन्य जीवों के संरक्षण के उपाय निम्न प्रकार से है और इसमें पहला है कि अवैध शिकार को दंडनीय अपराध बनाना चाहिए। अवैध शिकार जो है, जीवों का अवैध शिकार किया जाता है उसे एक दंडनीय अपराध बनाना चाहिए। और दूसरा है वन विभाग द्वारा वनों की निगरानी जो है वो बढ़ा देनी चाहिए। तीसरा है संकटापन्न जातियों के संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए। ऐसी जातियां जिन पे ज्यादा संकट है, जिनकी संख्या कम होती जा रही है, उन जातियों के संरक्षण के लिए एक विशेष उपाय किया जाना चाहिए। चौथा है राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों की संख्या बढ़ाकर प्राकृतिक आवास को संरक्षित करना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, अभयारण्यों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए और इसके साथ ही प्राकृतिक आवासों को भी संरक्षित करने का
प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार आप और हम सभी मिलकर वन्य जीवों का संरक्षण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार संपोषित प्रबंधन किया जा सकता है संसाधनों का, और संसाधनों का संपोषित प्रबंधन करने के लिए लोगों ने किस प्रकार अपनी भागीदारी दिखाई और एक उदाहरण के तौर पर प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं तथा ऑल पर क्लिक करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको मिल जाए। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज द स्टडी जोन को भी फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस यहीं तक। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।